अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद फ़हीम है और इस वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की इस वीडियो में मैं आपको FATF के बारे में वो बातें बताने वाला हूँ जो आपको इससे पहले ना तो किसी कहीं यूट्यूब चैनल पे सुनने को मिलेंगी और ना ही कहीं इंटरनेट पे जो है वो ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये बातें जो हैं वो मेरी खुद की डीप रिसर्च पे जो है वो बनी हुई हैं। FATF के बारे में जब लोग सुनते हैं कि ये FATF क्या है और ये किस तरह से काम करती है, आज ये पाकिस्तान को क्यों टास्क पे टास्क दिए जा रही है कि ग्रे लिस्ट से बचने के लिए, ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए, तो काफ़ी लोग इस बारे में नहीं जानते। तो इसलिए आज की इस वीडियो में मैं FATF को एक डिटेल तरीके से जो है वो एक्सप्लेन करूँगा। देखें, शुरू करते हैं कि FATF है क्या और ये काम किस तरह से करती है। FATF जो कि एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग ऑफ टेरर फाइनेंसिंग के लिए एक ग्लोबल वॉच डॉग है, जिसे पॉलिसी मेकिंग बॉडी भी कहा जाता है, जो कि अपने एक स्टैंडर्ड्स तय करती है और कोशिश करती है कि इन स्टैंडर्ड्स के जरिए जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को रोका जाए और सोसाइटी को नुकसान होने से बचाया जा सके। ये पॉलिसी मेकिंग बॉडी जो है वो बहुत से ममालिक को जो है वो के अंदर जो है वो पॉलिटिकल विल के ज़रिए लेजिस्लेटिव और रिफॉर्मेटिव जो है वो चेंजेस लाने की कोशिश करती है, ताकि जो उन कंट्रीज़ के अंदर जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग है उनको रोका जा सके। ये पॉलिसी मेकिंग बॉडी जो है वो कोशिश करती है कि जिन ममालिक के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है या टेरर फाइनेंसिंग हो रही है, ये उन ममालिक को अपनी पॉलिसी के ज़रिए बचाने की कोशिश करे। FATF जो है वो अपने स्टैंडर्ड्स और लीगल और रेगुलेटरी रिफॉर्म्स के ज़रिए जो है वो ऑपरेशनल मेजर्स के ज़रिए जो है कोशिश करती है कि ये जो है वो कंट्रीज़ के अंदर इम्प्लीमेंट कराए जाएं, और उनको ये जो है वो रिकमेंडेशंस देती हैं, जो उनकी अपनी रिकमेंडेशंस हैं, ये उनको रिकमेंडेशंस देती हैं और कोशिश करती हैं कि उनको जो है वो उनके अंदर जो टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशिंग सिस्टम को जो है वो नुकसान पहुंच रहा है, उससे जो है वो इन कंट्रीज़ के ज़रिए जो है वो इन पॉलिसीज़ पे अमल करके बचाया जा सके। और ये तब तक जो है वो उन कंट्रीज़ पे अपनी जो टेक्निक्स जो उनको प्रोवाइड करती है उस पर नज़र रखे रहते, जब तक कि वो कंट्रीज़ इस मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग से बिल्कुल ही फ्री नहीं हो जाते, तब तक उस अफेक्टिव रिज़ल्ट के लिए ये उन पे जो है वो ऊपर नज़रसानी करके रखती है। अच्छा, हिस्ट्री हम आपको इसके बारे में बताते हैं कि ये इसकी हिस्ट्री क्या है और ये हिस्ट्री शुरू कहाँ से हुई, FATF की बुनियाद जो है वो कहाँ से पड़ी थी। तो देखें, FATF देखिए 1980 में काउंसिल ऑफ यूरोप ने जो है वो पहली मरतबा ये पॉलिसी दी थी कि नो योर कस्टमर, यानी कि आप जो है वो बैंक के अंदर ये पॉलिसी लाएं ताकि जिस कस्टमर का जो अकाउंट है उसके रियल ओनर को जो है वो उसकी जो है वो अकाउंट ही हो, यानी उससे जो है वो फिर किसी और दूसरे को जो है वो जाली अकाउंट ना खोले और किसी दूसरे को जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटी जो है वो ना हो सके। अच्छा, ये जो है पॉलिसी जो है वो इतना मतलब असरअंदाज नहीं हुई थी। इसके बाद अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताता चलूँ कि ये वो ज़माना था जब पूरी दुनिया के ये जो बड़े ममालिक थे तरक्की याफ्ता, उस वक़्त जो है वो ये इस ड्रग स्मगलिंग के बारे में बड़ा परेशान थे। उस वक़्त ड्रग स्मगलिंग जो है वो बड़ी पैमाने पर होती थी, और हालांकि अब भी हो रही है, लेकिन उस वक़्त बड़े पैमाने पर होती थी और इससे मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा बहुत ज़्यादा जो है वो आता था। तो 1986 में अमेरिका जो है वो पहला मुल्क है जिसने मनी लॉन्ड्रिंग को जो है वो क्रिमिनलाइज की थी। उसके बाद आप देखें कि बेसल कमेटी जो कि बैंकों की एडवाइजरी ग्रुप की जो है वो हेड है, उसके ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी जो है वो काफ़ी जो है वो करने की कोशिश की, लेकिन उससे भी जो है वो कुछ ना हो सका। फाइनली फिर ये चलते चलते बहुत से ममालिक ने कहा कि हमें जो है वो फिर एक और कन्वेंशन हुई, ड्रग कन्वेंशन यूनाइटेड नेशन में। फिर उन्होंने कहा कि हम जो है वो इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के रोकने के लिए कुछ इकदाम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि फिर ये जो है यहाँ पे जो है वो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है,
اس کے بعد بہت سے ممالک نے جو ہے وہ کوشش کی کہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر جو کانفرنسز کنونشنز ہو رہے ہیں اس کے اندر جو ہے منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے کچھ اقدام کیے جائیں، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ بہت ہی کمپلیکس سچویشن ہے، تو یہ بالکل ہی جو ہے وہ اس کو ذکر کرنا جو ہے وہ بالکل ہی فضول ہوگا۔ اس کے بعد 1980 فائنلی چلتے چلتے جب ان ممالک سے کچھ نہ ہو سکا تو امریکہ نے جو ہے وہ پھر ایک تجویز دی کہ ہم جو ہے وہ 1 سال کے لیے ایک ٹاسک فورس بناتے ہیں جو پوری دنیا کے جو کنٹریز ہیں ان کے اندر جو یہ خلا ہے منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے اور ڈرگ اسمگلنگ کو روکنے کے لیے، اس پہ جو ہے ہم دیکھیں کہ وہ کہاں کہاں جو ہے وہ ان کے اندر اسپیس ہے، تاکہ ہم جو ہے وہ پھر اپنی ایک ریکومنڈیشنز جو ہے وہ ان کے لیے بنا سکیں۔ فائنلی پھر اس طرح سے کر کے G7 کنٹریز کی جو ہے وہ کانفرنس ہوتی ہے پیرس میں 1989 میں، اور FATF جو ہے وہ پھر وجود میں آتی ہے۔ یہ ریکومنڈیشنز کیا ہیں؟ دیکھیں ریکومنڈیشنز کیا کام کرتے ہیں، تو ریکومنڈیشنز 1989 میں جب FATF بن گئی تو 1990 میں جو ہے وہ پھر G7 کنٹریز نے امریکہ نے انہوں نے اپنی ریکومنڈیشنز دی ہیں۔ ریکومنڈیشنز انہوں نے کہا یہ کام کریں گی کہ جن کنٹریز کے اندر قانون سازی میں منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے جو ہے وہ خلا موجود ہے، یا پھر جن کنٹریز نے پہلے سے کوئی اقدام لے لیا ہے لیکن ان کے اندر بھی کوئی کہیں کمی بیشی ہوگی، تو یہ ریکومنڈیشنز جو ہے وہ ان کے لیے ہیں۔ ریکومنڈیشنز بیسیکلی گائیڈ لائن ہیں ان کنٹریز کے لیے جو ان کو بتائیں گے کہ آپ جو ہے وہ منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے اور کرمنل ایکٹیویٹیز کو روکنے کے لیے یہ کام کریں، اور جو ہے وہ انویسٹیگیٹو یونٹس بھی جو ہے وہ اس کے لیے آپ بنائیں۔ اچھا، اب یہاں پہ جو ٹیرر فائنینسنگ ہے، ٹیرر فائنینسنگ جو ہے وہ تب شامل ہوا جب 9/11 کا واقعہ ہوا تھا 2001 میں، تو 2001 کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں ٹیررس فائنینسنگ کو روکنے کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے، تو پھر انہوں نے 9 فردر اسپیشل ریکومنڈیشنز جو پہلے سے موجود تھی اس کے اندر شامل کر لی تھی، جس کو 40+9 ریکومنڈیشنز بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر پھر جو مجرموں کو طالبان یا جو بھی ہیں ان کو اسلحہ ملتا ہے اس کو جو ہے وہ روکنے کی کوشش کی گئی، یا پھر جو کرمنلز کو جو فنڈنگ ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ ان ریکومنڈیشنز کے ذریعے روکنے کی کوشش کی گئی۔ یہاں پہ میں آپ کو FSRBs کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ FSRBs کیا ہے۔ FSRBs یعنی کہ FATF اسٹائل ریجنل باڈیز، یہ اصل میں اس کا مقصد کیا تھا، تو FATF نے جو ہے وہ یہ سوچا کہ ہمیں جو ہے وہ پوری دنیا میں اپنا ایک جال بچھانا چاہیے، تو انہوں نے اس کے لیے جو ہے وہ ایک اسٹرانگسٹ جو ہے وہ نیٹ ورک کے لیے جو ہے وہ قائم کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے پھر اس کے لیے جو ہے وہ FSRBs کا نام تجویز کیا، جو میں نے آپ کو بتایا کہ FATF اسٹائل ریجنل باڈیز، اور یہ جو ہے وہ تقریباً 9 ریجنل باڈیز ہیں، اور ان 9 ریجنل باڈیز کا مقصد یہی ہے کہ پوری دنیا میں جو FATF کے جو ریکومنڈیشنز ہیں، جو پالیسیز ہیں، جو ان تمام دنیا کے جو ممالک ہیں ان کے اندر جو ہے وہ ان کو امپلیمنٹیشن کرانے کی کوشش کی جائے۔ تو تقریباً 200 سے زیادہ جو جورسڈکشنز ہیں ان پہ جو ہے وہ یہ ریجنل باڈیز جو ہے وہ بیس کرتی ہیں۔ ویسے کنٹریز تو جو ہیں وہ ہمارے پاس 194 کاؤنٹ ہوتے ہیں، لیکن FATF جو ہے ان کے اندر کچھ جورسڈکشنز بھی شامل کی ہیں، تو یہ ٹوٹلی جو ہے وہ 200 جورسڈکشنز شامل ہوتی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا APG کے بارے میں۔ دیکھیں میں نے جس طرح سے بھی پہلے بات کی تھی کہ 9 ریجنل باڈیز ہیں، تو APG بھی جو ہے وہ FATF کی ایک ریجنل باڈی ہے، جو کہ سب سے بڑی ریجنل FATF کی جو ہے وہ باڈی ہے، جس کے اندر پاکستان بھی آتا ہے۔ تو APG کا بھی کام میں نے آپ کو بتایا ریجنل باڈیز کا کام جیسے ہوتا ہے، تو APG کا بھی یہی کام ہے کہ وہ جو ہے وہ FATF کے جو پالیسیز ہیں، جو ریکومنڈیشنز ان کے اسٹینڈرڈز ہیں، وہ کوشش کرتی ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ نافذ کرنے کی کوشش کرے، اور ان کنٹریز کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ گائیڈ لائنز جو ہے وہ دے، یعنی کہ میوچل ایولیوشن ان کی کرے، ان کی ٹریننگ کرے، اور پھر APG جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو گلوبلی جو ہے وہ ان کے اندر پارٹیسپیٹس بھی کرتا ہے، جو کیونکہ یہ FATF سے جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے۔ اس کے بعد پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اس کی ہسٹری کیا ہے، یہ APG کیسے بنی۔
APG आप देखें कि 1995 में जो है वो ये एशिया पैसिफिक जो है वो ऑफिस कहलाई जाती थी। तो ये असल में ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो शुरू में बनाई थी और फंडेड भी जो है वो इसको वही करता था, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि हमें जो है वो फिर अपने इस ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो बढ़ाना चाहिए। तो इन्होंने फिर 1995 में पहले चाइना के अंदर इनकी पहले मीटिंग हुई, फिर 1996 में हुई जापान के अंदर इनकी फिर मीटिंग हुई, फिर 1997 में जो है वो फिर फाइनली थाईलैंड में जो है वो इनकी मीटिंग हुई, जहाँ पे फाइनली जो है वो फिर APG जो है वो बाकायदा तौर पर एक रीजनल बॉडी के तौर पे जो है वो फिर वजूद में आया, जिसके अंदर फिर आपका जो है वो पाकिस्तान भी शामिल है। यहाँ पे मैं आपको FATF की लिस्ट के बारे में बताऊंगा कि उनकी लिस्ट जो है वो कितने टाइप्स की होती है। तो लिस्ट जो है इनकी दो टाइप्स की होती है, एक ग्रे लिस्ट और एक होती है ब्लैक लिस्ट। जी हाँ, ये ग्रे लिस्ट वही है जिसके बारे में आप खबरों में जो है वो सुनते रहते हैं कि पाकिस्तान को जो है वो ग्रे लिस्ट से अभी नहीं निकाला गया है, निकाला जाएगा। तो ये ग्रे लिस्ट असल में जुरिस्डिक्शंस अंडर इंक्रीज मॉनिटरिंग जो है वो इसका बेसिकली मकसद होता है, यानी कि ये वो ममालिक हैं जिसके अंदर अभी भी काफ़ी हद तक मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग हो रही है, लेकिन ये जो है वो FATF से जो है वो उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उन पे अमल करने के लिए राज़ी हैं। इसलिए ये जो है वो मॉनिटरिंग जो है वो FATF इनके ऊपर ज़्यादा रखता है, या फिर ख़ुद रखता है डायरेक्टली, या फिर APG जो रीजनल बॉडी है उनके ज़रिए जो है वो फिर ये नज़र रखने की कोशिश करता है। ग्रे लिस्ट अच्छा, जो आप कह रहे हैं कि इतनी ख़तरनाक ब्लैक लिस्ट से थोड़ी ख़तरनाक है। ग्रे लिस्ट में ये है कि आपके ऊपर जो है वो थोड़ा बहुत इकोनॉमिक सैंक्शंस लग सकते हैं, आपकी जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है, और उसके बाद आपकी जो ट्रेड है वो बहुत कम हो जाती है। और एक अंदाजे मुताबिक पाकिस्तान को जो है वो तकरीबन 38 अरब रुपए अब तक जो है वो ग्रे लिस्ट में रहने की वजह से जो है वो नुकसान हो चुका है। ब्लैक लिस्ट क्या है? ब्लैक लिस्ट जो कि हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन के नाम से जाना जाता है, यानी कि ये वो ममालिक हैं जिनके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग तो बड़े पैमाने पे हो रही है, और इनके अंदर तो बिल्कुल ही जो है वो कोई कानून भी मौजूद नहीं है, लेकिन ये कंट्रीज़ जो हैं वो इसके अंदर ब्लैक लिस्ट के अंदर जो शामिल किए जाते हैं, यानी कि ये वो ममालिक हैं जो कि बिल्कुल FATF की जो रिकमेंडेशंस पॉलिसीज़ हैं उन पे भी जो है वो ये अमल नहीं कर रहे हैं। तो इसी वजह से जो ब्लैक लिस्ट की धमकी जो पाकिस्तान को मिलती है वो इसी वजह से मिलती है कि अगर आप जो है वो हमारी रिकमेंडेशंस पे अमल नहीं करेंगे तो हम आपको ब्लैक लिस्ट में जो है वो शामिल कर देंगे। तो ये ब्लैक लिस्ट जो है वो इंतहाई ख़तरनाक है। इससे जो है वो जो सूरत हाल पैदा होगी वो आप वही समझ लें जो ईरान के साथ इस वक्त हो रहा है। ईरान भी इस वक्त FATF की जो है वो ब्लैक लिस्टेड कंट्री है। तो जो सिचुएशन, जो इकोनॉमिक सैंक्शंस उसके ऊपर लगे हैं, जो ट्रेड सैंक्शन उसके ऊपर लगी हैं, जितना भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने फंडिंग उसकी रोकी हुई है, आप अंदाज़ा उससे लगा सकते हैं कि ये ब्लैक लिस्ट जो है वो कितना ख़तरनाक है। एक आखिर में मैं आपको अब इसके बारे में जो है वो मेंबर्स के बारे में बताऊंगा कि इसके मेंबर्स कितने हैं। देखें, जब ये बनी थी तो इसके जो है वो टोटली शुरू में G7 में मेंबर्स थे, फिर आगे जाके इसके 16 हो गए, फिर उसके बाद 28 बने, फिर उसके बाद 31 हुए आहिस्ता आहिस्ता, उसके बाद फाइनली जो है वो फिर ये 39 हुए। 39 में से 37 आपके जो है वो कंट्रीज़ हैं, और इसके बाद 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और वो हैं यूरोपियन आपकी जो है वो काउंसिल है, और गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल जो है वो इसके अंदर शामिल है। तो ये थी हमारी FATF की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी और आपको काफ़ी हद तक जो है वो समझ भी आ चुका होगा। और जैसे वीडियो के शुरू में मैंने आपको कहा कि अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो है वो पाकिस्तान के हवाले से आपको बताऊंगा कि FATF और पाकिस्तान का जो है वो आपस में क्या ताल्लुक़ है और किस तरह से जो है। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।